सर मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्या सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो, और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉस कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है। 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज द आफ्टर। तो आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे ऐसा आपको? मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा था ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं। और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। हम छत्रपति संभाजी नगर में हैं, और छत्रपति संभाजी नगर का नाम आज पूरे देश में इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी यहीं से हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं, और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी। और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उससे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी। कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का यह सफर किस तरीके से रहा, और सबसे बड़ी बात अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां ये एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दिपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है। ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी, या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं, और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे? आपको लगता है कि ये बिल काफी है? सर मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्योंकि सारी बातें वही चल रही है, जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो, और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है। क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी बोला था, और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए तो कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट। 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी, और लोग हमें तब भी बोल रहे थे अब क्यों प्रोटेस्ट करो, अब तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉस कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो आप इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का अभी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, और उस बीच में फिर से और कितनी जानी जाएगी किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट का और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं। जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी, और उसके साथ कुछ एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, व्हाइट पेपर आना चाहिए आपने कहा था। उसके साथ साथ आपने ये भी रखा था उसमें कि एनटीए के भीतर सिस्टमैटिक बदलाव किस तरीके से होने चाहिए। उस पर चर्चा कब शुरू होगी आपको लगता है? क्योंकि आपको आपके बोलने से तो लग रहा है कि आप इस बिल से कुछ ज्यादा खुश नहीं। तो वही हम सरकार से बात ही कर रहे हैं अभी भी। हम मतलब वी आर ट्राइंग टू आस्क देम कि एक तो कंपनसेशन पर भी अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है। 1 करोड़ का कंपनसेशन हमने विक्टिम्स की फैमिली को देने बोला था, सरकार ने अश्योर तो किया है कि दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है। जब रातों रात सरकार बदलनी होती है, रातों रात एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, तब आपके सूटकेसेस पहुंच जाते हैं 50-50 करोड़ के। लेकिन जहां पर
विक्टिम्स की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना है, तो सरकार ने अभी तक अनाउंस कुछ नहीं पर किया। उसके तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, सरकार ने उस दिन भी कहा था कि उस नॉर्म्स के तहत हम उनको कॉम्पनसेशन। सारे नॉर्म्स सर जनता के लिए है, सरकार रातों रात बदलनी है तो कौन से नॉर्म्स होते हैं फिर? रातों रात सरकार बदलनी है, गिरानी है, एमपीज खरीदने, एमएलएस खरीदने हैं, तो तब नॉर्म्स नहीं देखे जाते, तब जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखा नहीं जाता है। सारे नॉर्म, सारे रूल्स, सारे जो गाइडलाइंस, सारी रूल बुक सिर्फ लोगों के लिए, जनता के लिए, इन लोगों के लिए सारी खुली छूट है। लेकिन आपकी एक मांग उसमें ये थी कि जिस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, नॉन निगोशिएबल, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और वो तो हो चुका है। ठीक है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बदल ही दिया है एक तरीके से, क्योंकि सेक्रेटरी वहां के बदल दिए, 2 नए सेक्रेटरी ला दिए गए हैं। एनटीए के भीतर जो अधिकारी थे, सरकार का आंकड़ा 37 का है, हालांकि विपक्ष कहता है कि कुछ 24 ही उसमें ये थी, जो भी है उसमें, लेकिन वो भी पूरी तरीके से बदल दिया, उनको भी हटा दिया वहां पर। तो इसका मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार आपके दबाव में कदम तो रखने की कोशिश करी, आप सरकार को वो भी उम्मीद नहीं रखते? आप नहीं, कदम रखा है, आई एम वेरी ग्लैड। और जो प्रधानमंत्री पिछले 10-12 साल से बस हिंदू मुसलमान का डायलॉग कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे थे, आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों में वो इंस्टाग्राम पर एजुकेशन के ऊपर रील्स डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, जेनजी जो है, उन्होंने फोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी ज्यादा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से प्यार करते थे, उनको फोर्स किया है कि शिक्षा पर बात करो, एग्जामिनेशन पर बात करो। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने स्टेप्स क्या लिए, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ही वॉज सीन सपोर्टिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो। उनका स्वागत करने में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वेर ही वॉज वेलकमिंग द रेपिस्ट ऑफ बिल्किस बानो। ये मुद्दा जब प्रियंका गांधी ने उठाया था तो बड़ा शोर हुआ, होना भी चाहिए। लोकसभा के भीतर शोर हुआ, उन्होंने कहा कि ये गलत बयान है, वो बयान हटा। मतलब आप सोचिए ना, जो बच्चे स्कूल में है, कॉलेजेस में, उनके क्या मैसेज जा रहा है? एक रेपिस्ट के सपोर्टर को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग टू द कंट्री? शर्म आ रही है। मतलब ये तो धर्मेंद्र प्रधान से भी उनका ये कहना था कि हम तो वो कह रहे थे कि ये कानूनन पॉसिबल है, यानी उनको जो छोड़ना वो कानूनन पॉसिबल। कानूनन पॉसिबल है तो आप वेलकम करोगे उनका, हारमाला डालकर, बलात्कारियों का आप हारमाला डालकर स्वागत करोगे, फिर कानूनन पॉसिबल है। तो जो नया मंत्री है उनसे भी आप संतुष्ट? नॉट एट ऑल सर। मतलब कोई रेपिस्ट का वेलकम करता है, हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दैट? ये तो मतलब बहुत ही शेमफुल बात है, ना सिर्फ हमारे लिए, इस कंट्री के लिए। सोचिए इंडिया की इमेज क्या आ जाएगी वर्ल्ड में जब उनको पता चलेगा इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक रेपिस्ट का वेलकम कर रहा है हारमाला डालकर। दिस इज वेरी शेमफुल। और जो सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, नया सेक्रेटरी जो बना है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व रह चुके। पहले एनिमल वेलफेयर उनका कुछ था, उसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का उन्होंने स्कैम करा है। तो ये तो एक तरीके से एक खराब इंसान को हटाकर दूसरे खराब इंसानों को ये रिवॉर्ड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जो पुल उनके पास है उसमें से एग्जैक्टली, मैं कल वही ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, जो चुने हुए लोग हैं उनमें से मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी में और भी अच्छे लोग होंगे। कौन आपके चॉइस कौन थी मंत्री बनाने के लिए? मंत्री बना हम कैसे कोई चॉइस देते? हमारी सरकार। आपके दिमाग में कोई? नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस यही था कि धर्मेंद्र प्रधान डजंट डिजर्व टू बी द एजुकेशन मिनिस्टर। बट मुझे ये नहीं पता था कहीं से भी आइडिया कि ये लोग एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। और भी लोग थे यार, दूसरों को बना देते। बट सही बात है, इनके पास जो पूल है वो सारा गुंडों का ही पूल है, वो सारा ऐसे रेपिस्ट लोगों का वेलकम करने वाला ही पूल है। तो लोग ही जब इनके पास ऐसे, तो ये भी क्या ही करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो भी बीजेपी करेगी आपको पसंद नहीं आएगा, जो भी ये सरकार करेगी पसंद नहीं आएगा। सर, सरकार भी इसी बात को। सर आप मुझे बताइए, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, अगर आपसे कोई इंटरनेशनली जाओगे, आपसे कोई पूछेगा इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर ने रेपिस्ट का वेलकम किया है, आपको पसंद आएगा वो? इजंट इट शेमफुल सर? मतलब कोई ऐसा तो ढूंढते ना जिसने ये हरकत तो नहीं करी होगी। इससे कैसे कोई खुश हो सकता है सर? मतलब हम देखते हैं हर एग्जाम्स में, नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें हमेशा जो फोरफ्रंट पर रहती है, सबसे ज्यादा लीड करती है या रैंकिंग रहती है, वो लड़कियों की रहती है। व्हाट दोज गर्ल्स विल बी फीलिंग? एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रेपिस्ट का सपोर्टर है। हाउ कैन आई बी हैप्पी विद दिस? इट्स नॉट अबाउट बीजेपी या सरकार। अच्छे कदम लेंगे तो सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप एक रेपिस्ट के सपोर्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, सो मैं तो खुश नहीं हूं सर। मेरी बहन है, सो आई कैन सपोर्ट दिस सर। एक दूसरा मुद्दा इसमें पार्लियामेंट के भीतर बहुत चर्चा में आ रहा है, वो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, और राहुल गांधी की मांग को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अमित शाह
गृह मंत्री की इस्तीफे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की मांग है उसको आपकी तरफ से सपोर्ट किया गया, क्या इस पर एक बार दोबारा आंदोलन होगा? क्योंकि अभी वन ऑफ द 3 डिमांड्स जो आपकी तरफ से रखी गई थी उसमें यह था कि जो मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाए। बिहार में लिए गए, महाराष्ट्र में घोषणा कर दी गई और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में यह कहा गया है कि हम जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, यह उन्होंने कहा है। लेकिन क्या आपकी मांग पूरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सरकार को इस मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस डिल्यूजन में ना रहे सरकार। लोगों में अभी भी बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं था, पूरी सरकार के खिलाफ था। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे या नहीं अभी भी नहीं स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे या हैरेस करते रहेंगे और जो ब्रुटैलिटी करी उसके बाद ये गुस्सा और बढ़ा है, तो ये गुस्सा शांत नहीं हुआ है। तो अगर ये लोग जो स्टूडेंट्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं लेते तो यस वी विल हिट द स्ट्रीट्स अगेन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सर। कोई टाइमलाइन है आपके पास? हम बता देंगे उस पर। अभी हम उम्मीद करते हैं ये लोग मान ले बातें, नहीं मानते तो उम्मीद क्या है? सरकार की तरफ से कोई बयान आना चाहिए इस पर? ऑफकोर्स रिटर्न में आना चाहिए कि जितने भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनके सभी के ऊपर के जो भी केसेस लगेंगे वो हम वापस लेंगे। एंड दे शुड एंश्योर कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ऑलरेडी बहुत खून बहा दिया है 20 जुलाई को, शायद से उससे उनका मन नहीं भरा है। और अमित शाह का तो मुझे समझ नहीं आता, लाइक व्हाट इज द आफ्टर? डज ही वांट टू किल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया? मतलब बिहार में AK-47 फायर कर दी गई, दिल्ली में पैलेट गन्स यूज कर लिए गए, क्या चल रहा है इस देश में? सरकार की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 2638 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी में, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके खिलाफ। तो ये बाहर क्यों थे? हिस्ट्री शीटर जो बेल पर बाहर होंगे या किसकी गलती है? केसेस चल रहे होंगे, किसकी गलती है? हिस्ट्री शीटर्स अगर क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे, इसमें गलती किसकी है? पुलिस की है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? अमित शाह के अंडर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजेपी की नहीं है, प्रोटेस्टर्स की नहीं है। जो स्टूडेंट्स आपके प्रोटेस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा आपको? मुझे लगता है ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग थे, जो मैं पहले से कह रहा था। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग से कह रहा था। ये डेलिबरेटली प्लान किए गए हुए लोग हैं और मैं बार बार बोल रहा था कि बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, और वही हुआ। 19 जुलाई की रात को पत्थरों से भरे ट्रक रखे जाते दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर के आसपास। अब जंतर मंतर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सेंट्रल दिल्ली में आता है, जहां पर पत्थर दिखाई भी नहीं देते। वैसे जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक कैसे आ जाते रातों रात? और उस पत्थरों से भरे ट्रक के पीछे एक टूटी हुई वैन खड़ी रहती है जो कंप्लीटली डैमेज है। पुलिस ने खड़ी रखी। जब मैंने ट्वीट डाला उस पत्थरों से भरे ट्रक और उस वैन का, तो जो वहां पर डीसीपी थे उन्होंने हमारी टीम को बुलाया और कह रहा, अभिजीत ऐसे ट्वीट क्यों डाल रहा है यार, ये तो एनडीएमसी का ट्रक है। एनडीएमसी का ट्रक है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो उसका डेब्रिस है सारा। और जो कल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि वो ट्रक हरियाणा का था, वो एक रोड एक्सीडेंट में पकड़ा गया था। और फिर पुलिस ने कहा था कि इसको खाली करवा दिया गया था। तो खाली करवा दिया था तो फिर पत्थरों से भरकर फिर से जंतर मंतर के पास कैसे आया? फिर जो विजुअल्स दिखाए गए और जिसपे दिखाया गया कि पुलिस को मारा गया, क्योंकि एक पिटीशन आपके तरफ से हुई सुप्रीम कोर्ट के सर, एक पिटीशन उन पुलिस वालों के घर वालों की तरफ से एक पिटीशन की गई सुप्रीम कोर्ट में, कहा गया कि हमें भी ब्रुटैलिटी से मारा गया प्रोटेस्ट के वक्त पे। उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस बात को लेकर मैं कह रहा हूं ये ऑर्केस्ट्रेटेड था बीजेपी द्वारा, और मैं पुलिस वालों को भी यही कह रहा था कि मुझे आपके लिए बुरा लगता है, आप पत्थरों से भरे ट्रक वहां लगा देते हो, उन्हीं पत्थरों से आकर बीजेपी के गुंडे। जो पुलिस वालों को पीटा गया उसमें सीजेपी या उनके समर्थकों का कोई लेना देना नहीं सर। somebody planted it, not somebody, the BJP planted it। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, the BJP planted it। हम 1 महीने से सर प्रोटेस्ट कर रहे थे, 1 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे प्रोटेस्टर वायलेंट होते या हमारे प्रोटेस्टर को ऐसा कुछ करना होता, 1 महीने में क्यों नहीं हुआ? उसी दिन क्यों हुआ? और हमने देखा है सर, लाठियां, जो लोग गुंडे थे, जो पुलिस वाले भी नहीं थे, उनके हाथ में बैटन्स दी गई थी, लाठियां दी गई थी, उसकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इन लोगों के पास लाठियां किसने दी? पुलिस की लाठियां थी, वो जो ट्रांसपेरेंट लाठियां होती है ना उनकी, वो गुंडों के हाथ में थी और वो स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, पुलिस के साथ मिलकर पीट रहे थे। तो उनके पास लाठियां कैसे चली गई? हु गिव देम द अथॉरिटी टू बीट स्टूडेंट्स? क्या 20 तारीख को इतनी भीड़ होगी ऐसा आपको लगा था? क्योंकि इतने दिन से आप प्रोटेस्ट पर बैठे थे, इतनी भीड़ तो कभी दिखी नहीं। इतनी भीड़ कभी नहीं थी, बट ये भी है कि लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा था। और उसमें ये भी चीज हुई कि 20 दिन से सोनम सर भी अनशन पर थे,
उसके बाद भी सरकार डायलॉग करने को तैयार नहीं थी, सुनने को तैयार नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा था लोगों का जो कंसोलिडेट होकर दिखा। और सरकार को मैं वही कह रहा हूँ, सरकार को अगर लग रहा है कि ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा या ठंडा हो चुका है, दे आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। सरकार की तरफ से आपको पहला कांटेक्ट कब किया गया बातचीत के लिए? सरकार को जो पहला कांटेक्ट था वो 20 के पहले ही था, जब मुझे लगता है शायद उनको अंदेशा आया होगा, उनको रिपोर्ट्स मिली होगी कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है। सो दैट इज व्हेन दे इनवाइटेड अस फॉर डायरेक्टली आपको था या सोनम वांगचुक के लिए था? नहीं, डायरेक्टली सौरभ को था, वो भी पुलिस के थ्रू ही आया था। पुलिस वाले थे कि आप आइए, बात करना चाहते हैं कुछ लोग। तो पहले उन्होंने बोला कि डीएम से बात कर लीजिए। हमने बोला डीएम से क्या बात करें, डीएम थोड़ी ना रेजिग्नेशन लेगा एजुकेशन मिनिस्टर का। तो हमने बोला बात करनी तो टॉप लीडरशिप से ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन सोनम वांगचुक, क्योंकि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देते हैं जिस मांग को लेकर वो दरअसल अनशन के लिए बैठे थे, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। यस। और आप कहते हैं कि हम तो, हमारा आंदोलन तो शुरू रहेगा। शायद सरकार को ऐसा लगा होगा सोनम वांगचुक अनशन तोड़ रहे हैं। क्या आपसे बात हुई थी सोनम वांगचुक की कि हम अनशन तोड़ रहे हैं? आपको मुझे कॉल आया था उनकी वाइफ का कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके बाद जब अनशन तोड़ा गया, क्योंकि उनकी अलग बातचीत चल रही थी, ऐसा लग रहा है सरकार उनको एक तरीके से किडनैप कर दिया था सर। उनको पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया था। मैं उनसे रीच आउट करने को ट्राई कर रहा था, मैं मिलने को भी ट्राई कर रहा था, बट दे डिडंट अलाउ अस टू मीट। एंड हाउ वियर्ड इज दिस, जेपी नड्डा मिल सकते हैं, अपोजिशन के एमपीज जाते हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। मैं मिलने को ट्राई करता हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। तो एक तरीके से किडनैप कर रखा था, जहां पर बस किडनैपर ही मिल सकता है उनसे। बट उनका खत देख के मुझे भी आश्चर्य लगा, क्योंकि उसमें तो वो लिख रहे थे कि मैं तो अनशन तोड़ रहा हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और उसके बाद वो लिखते हैं कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार के लिए, मतलब उन्होंने अपनी मांग छोड़ दी एक तरीके से, जो लग रहा था। नहीं, इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। मतलब मैं सर से खुद रिक्वेस्ट कर रहा था जब उनके अनशन को मुझे लगता है 10-12 दिन हुए थे, एंड आई वाज रियली कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ। तो मैंने सर को तभी बोला था, सर आप अनशन तोड़ दीजिए, प्रोटेस्ट हम आगे जारी रखेंगे इस्तीफे तक, ये हमारी जिम्मेदारी है। But he seems to be out of the movement now completely. वो बिल्कुल आपके, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं सर। ही इज आल्सो रेस्टिंग। मैं भी बीमार he's still part of it. या और मैं भी बीमार था, तो मैं भी रेस्ट कर रहा था, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। बीमार है, लेकिन फिर भी आप तो बात कर रहे हैं। Yes. आप वही मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक तो नहीं दिख नहीं, रहे। वो अभी लद्दाख चले गए ना। एंड सोनम सर का एक है, ही इज अ वेरी ही इज अ ट्रू गांधीयन। ओके, ही इज अ ट्रू गांधीयन। तो उनका वो है कि आई विल कम फॉर द कॉज, उसके बाद में मेरे लद्दाख में चला जाऊंगा, आई विल रेस्ट, आई विल रिकवर। मतलब ही इज टू मच इनटू मेडिटेशन, पीस एंड ऑल दैट। एंड मैं सीख रहा हूँ उनसे वो चीजें, क्योंकि वो मुझे भी बोलते हैं अभिजीत तुम ना थोड़ा शांत रहा करो। सर मैं ट्राई तो करता हूँ, बट अभी आपके जैसा बनने में टाइम लगेगा मुझे। पॉलिटिक्स पे बात करना जरूरी है, क्योंकि आंदोलन होता है तो पॉलिटिक्स होती है। और बिकॉज आपका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आशुतोष रांका जो आपके जुड़ा हुआ था बेसिकली। तो चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि कहीं हर प्रोटेस्ट में ये देखा गया, जैसे अन्ना आंदोलन था तब भी ये कहा जा रहा था कि आरएसएस कोई उनको मदद करने की कोशिश, आरएसएस से जुड़े हुए लोग उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप ये लगता है। आपके आंदोलन के समय भी, मतलब आप जो सीजेपी का जो आंदोलन चला था उसमें आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, इस तरीके से बातें हो रही थी। तो क्या सपोर्ट था उनका, नहीं था? वो भीड़ में आम आदमी पार्टी के भी लोग थे, उन्होंने भी आपका एक आंदोलन खड़ा करने में मदद की, नहीं की? सर मुझे लगता है इसका आंसर आपको सबसे बेस्ट अनुजा देगी, जो आपकी खुद की रिपोर्टर है। वो वहां पर एक हफ्ता थी। पर वो कैसे पहचाने कि आम आदमी पार्टी का है कि नहीं? उन्होंने क्राउड देखी है ना, उन्होंने सवाल पूछे होंगे कहाँ से आए कहाँ से नहीं, इतना तो रिपोर्टर्स करते ही है। तो उस आंदोलन में मैं हर रोज एक चीज पूछता था, कितने लोग पहली बार प्रोटेस्ट में आए? 70-80% लोग हाथ उठाते थे। इसका मतलब 70-80% जो क्राउड है वो कंप्लीटली एपॉलिटिकल थी, जिसका दे वर नॉट इवन इन्वॉल्व। पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। सो क्राउड जो था वो कंप्लीटली एपॉलिटिकल था। एंड दोज वर स्टूडेंट्स जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला यहाँ से आ रहे थे। और मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी जितना मोबिलाइजेशन 20 जुलाई को हो चुका था उतना कर पाती सर, तो पूरे देश में सरकार नहीं होती। तो ये जो एलिगेशन है, आप तो सरकार बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, किसी बात को लेकर मैं वही तो उस बात को लेकर, इसीलिए नॉर्मल पब्लिक जुड़ी हुई थी। और रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जिसने हमें सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को छोड़कर। एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए। बीजेपी तो सरकार में है ना, वो तो आपके मांगों पर काम। एकनाथ शिंदे के जो एमएलए थे वो भी हमसे मिलने आए थे। वो तो आंदोलन के बाद मिलने पर आए थे, इसका मतलब सपोर्ट करते हैं मुद्दों के ऊपर सपोर्ट है। आपने एकनाथ शिंदे के इंटरव्यूज देखे हैं? मैंने नहीं देखे, क्योंकि वहां तो जंतर मंतर पर तो जैमर्स लगे हुए थे, तो मैं कहां से देखूंगा। नहीं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सर, मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। इस बीच एक घटना ऐसी हुई कि राहुल गांधी ने अचानक आंदोलन शुरू किया प्रधानमंत्री आवास के सामने। कांग्रेस पार्टी के सारे सांसद वहां पर जाकर पहुंच गए और वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ। पहली प्रतिक्रिया उस बात को लेकर बीजेपी से भी पहले प्रतिक्रिया आई आम आदमी पार्टी से
कि ये आंदोलन में फूट डालने की कोशिश है, ठीक है, राजनीति वहां से शुरू हो जाती है। सवाल इसीलिए उठता है कि ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ने पूरा उसका जो आंदोलन का जो जिम्मा है वो उनके पास है और राहुल गांधी उस पर फूट डालने की, यह आरोप उनके तरफ से लगा है। देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना पॉलिटिक्स चलता रहेगा, उसमें मैं पढ़ूंगा नहीं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जिसका जो पॉलिटिक्स करना है वो करिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन की जहां तक बात है, ये आंदोलन पूरा इंडिपेंडेंट रहा, इट वॉज टोटली रन बाय द पीपल। वहां पर जो खाना बट रहा था, जो मैनेजमेंट थी, उसके लिए भी कई सारे लोगों ने डोनेट किया है। मतलब पहले तो लोग आकर, कुछ प्रोफेसर आकर कहते थे कि 4 दिनों का खाना हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आते थे, मैं नाम नहीं लूंगा वरना उनके यहाँ पर भी पुलिस पहुंच जाएगी। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आकर कहा है कि रोज रात का डिनर हमारी डॉक्टर्स की टीम की तरफ से रहेगा। सो ये इट वॉज कम्प्लीटली रन बाय द पीपल। और मैं आंदोलन के ऊपर एक चीज कहना चाहता हूँ सर, हमारे देश में जब जब आंदोलन होता है ना, अन्ना आंदोलन के वक्त में स्कूल में था तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, थोड़ा बहुत टीवी पर देखा क्योंकि टीवी पर 24/7 दिखाया जाता था। जब जब इस देश में आंदोलन होता है उसको बदनाम किया जाता है। इट वॉज नॉट जस्ट अन्ना आंदोलन। किसान आंदोलन जब हुआ तब उसे क्या पेंट किया गया, ये तो खालिस्तानी लोग है, ये एंटी इंडिया लोग है। उसके बाद डॉक्टर्स का एक कुछ हुआ था, डॉक्टर्स को भी पाकिस्तान से जोड़ा गया। CNRC को भी आप लोगों ने क्या बोल दिया, बांग्लादेशी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बाद में अभी जो रिसेंटली नोएडा का जो हुआ था वर्कर्स का प्रोटेस्ट, उसको भी पाकिस्तान से जोड़ दिया। तो इस देश में जब जब आंदोलन होते हैं हमेशा किसी ना किसी से जोड़कर उसको बदनाम किया जाता है। हम लोग ये भूल जाते हैं हमारा जो देश बना है, जो देश खड़ा हुआ है, वो आंदोलन से ही खड़ा हुआ है। जब इस देश में इमरजेंसी लगाई थी तब वो डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर हुई, वो आंदोलन से हुई है। तो देश में जब भी आंदोलन होगा ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तभी तो इट बिकम्स अ पब्लिक मूवमेंट। वो ठीक है, लेकिन आरोप ये भी लगता है कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर अब वो सरकार पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं कर पाए विपक्ष के लोग, क्योंकि पेपर लीक तो आज नहीं हो रहा है, पेपर लीक तो सालों से हो रहा है। 2024 में भी हुआ, 25 में भी हुआ, 26 में भी पेपर लीक हुआ। उसके बाद आप वहां पर आंदोलन के लिए उतर आए, लेकिन विपक्षी पार्टियां सड़क पर नहीं उतरी। अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी सड़क पर उतरे, उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो देखते हुए विपक्षी पार्टियों को लगा भीड़ है, हमको जाना चाहिए, और वो आपके कंधे पर बंदूक रख के अब सरकार। सर मुझे लगता है इंडिया का आपका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष। बिल्कुल नहीं सर, मतलब पॉलिटिक्स के लिए हम बच्चे हैं सर, इतने भी बच्चे नहीं कि हमें कोई एक्सप्लॉइट कर ले। मतलब पढ़ लिख कर आया, मैं यूएसए पढ़कर आया हूँ, आशुतोष लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आया है, सौरभ बहुत ही बड़ा लीगल जर्नलिस्ट रह चुका है, वैष्णवी जो है वो सरकार के साथ काम कर चुकी है, मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुकी है वो बड़े बड़े। तो रत्ना जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस कर। तो बच्चे नहीं है सर हम, हाँ उम्र में बच्चे हैं बट दुनियादारी तो आपको समझ में आता है कोई अगर आपका पॉलिटिकल इस्तेमाल ऑफ कोर्स समझ में आता है सर हमें। आपको लगा ऐसा कि पॉलिटिकल इस्तेमाल? नहीं, हमने तो मतलब इसलिए हमने पहले से बोल दिया था कि अगर कोई भी आना चाहता है हमें सपोर्ट करने, दे आर फ्री एंड दे विल बी वेलकम हियर, बट एक कंडीशन है हमारी, आप अपने पार्टी का फ्लैग नहीं लेकर आएंगे, आप अपनी पार्टी की बात नहीं करेंगे। आपको यहाँ बात करनी है तो स्टूडेंट्स की मुद्दे पर बात करनी है, एंड दे रिस्पेक्टेड इट एंड दैट्स व्हाई वी वर वेलकमिंग देम। व्हाई नाउ, व्हाई एजिटेशन नाउ? पेपर लीक इस देश की पुरानी समस्या है। राजस्थान के, मतलब अगर आप आंकड़े निकाले तो समझ में आता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये टॉप पर है, दोनों राज्य। दूसरा एक आरोप ये लग रहा है कि वाई ओनली एनटीए, वाई उसी नीट पेपर लीक को लेकर ही क्यों? आज झारखंड के भीतर पेपर लीक हुआ है जेपीएससी का, पंजाब के भीतर पेपर लीक है, महाराष्ट्र में पेपर लीक है, कर्नाटक में पेपर लीक है। हर जगह जाके आप वही मांग रखेंगे कि हमारे मंत्रियों का इस्तीफा, वहां के मंत्रियों का इस्तीफा। इस पर मैं वाई नाउ पर बोल देता हूँ सर। तो पहली चीज, मैं तो यूएस में था, ठीक, मेरी अपनी पढ़ाई चल रही थी, ठीक है, लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने किया ना। ऐसा तो नहीं, चाहता तो मैं यूएस में रह सकता था। 22 मिलियन की फॉलोइंग मिल चुकी थी मुझे, 22 मिलियन की फॉलोइंग में मैं इन्फ्लुएंसर बन जाता, मैं पैसे कमा लेता इंस्टाग्राम से। आई हैड दैट ऑप्शन बट आई चोज टू कम बैक एंड टू फाइट इट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, तो मैंने वो करा। और दूसरा चीज मैं आशुतोष का बोल देता हूँ। आशुतोष पिछले 1.5 साल से राजस्थान में पेपर लीक पर ही काम कर रहा है। वो अलग बात है, आप लोग अभी फुटेज दे रहे हो, नहीं वो तो ठीक है, कई बार कई चीजें सतह पर नहीं आती। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है। और हर जगह रही बात महाराष्ट्र की, जब मैं पुणे में था एमपीएससी के मुद्दे पर जब भी आंदोलन होता था, आई यूज्ड टू गो देयर एज अ स्टूडेंट। कल जो मुझे एमपीएससी के स्टूडेंट्स मिलने आए थे पुणे से, जो मेरे से उम्र में काफी बड़े, उनका नाम एक महेश है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुझे याद है तू एमपीएससी के प्रोटेस्ट में आया था? तो मैंने बोला हाँ दादा मैं आया था, मुझे याद है। तो एज एन इंडिविजुअल जब जब होता था हम पार्टिसिपेट करते थे जहां जहां जरूरी है सर, बट बिकॉज सीजेपी इतना बड़ा बन गया तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला एंड वी डिड समथिंग विद इट। मतलब 12 साल में जो सरकार कहती थी, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, और बहुत ही एरोगेंटली कहती थी, उनसे इस्तीफा दिलवा दिया सर। तो व्हाई नाउ की जगह इट्स गुड दैट हैपेंड,
झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। झुकाने वाला चाहिए। मुझे अभी भी याद है आपका वो स्टेज पर होके जो आप खुश हो रहे थे या Yes. खुशी वो जता थोड़ा रहे थे। एड्रेनलिन रश आ गया था टाइफाइड में भी, मतलब थोड़ा आई फेल्ट वेरी एनर्जेटिक, क्योंकि इट वाज रिमार्केबल सर। मतलब मैं क्या बोलूं, हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। आप अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं फोन पर बोल रहा था यार कंफर्म कर लो एक बार सच्ची न्यूज है या नहीं है, क्योंकि हमें तो कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हम तो सोच रहा था लंबा खेलना। इसीलिए तो सवाल उठता है ना फिर बाकी लोगों, क्या झारखंड में जाके इस्तीफा मांगा जाएगा, क्या पंजाब में इस्तीफा सर मांगा जहां जाएगा? जहां एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, जहां जहां कहीं पर भी एग्जामिनेशन में कुछ गलत होता है, एजुकेशन सिस्टम में गलत होता है, वी विल गो देयर सर, बिकॉज द पीपल हैव होप्स फ्रॉम अस नाउ। क्योंकि पहला ही प्रोटेस्ट में हमने डिलीवर कर दिया तो अब लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल ट्राई टू फुलफिल इट एज मच एज पॉसिबल। बट हम लोग भी नहीं है सर, मतलब ये पहला प्रोटेस्ट था जो हाँ हमने ऑर्गेनाइज क्या किया। सीख मिली इस प्रोटेस्ट से? क्योंकि इस प्रोटेस्ट में ऐसे भी लोग दिखाई दिए जो अपना व्यक्तिगत गुस्सा निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। गाली गलौज की गई, उस बात को लेकर भी काफी चर्चा है गाली कि गलौज? उसको लेकर अभी 0 FIR भी किया गया है। रुचिका अच्छा। सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। Okay. 0 FIR जो हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री को अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। That's not right. पोस्टर्स वहां पर लगे हुए थे उस बात को लेकर भी। तो क्या आपको ये सीख मिली कि ये सारी चीजें अगर दूर रखेंगे तो बेटर रहेगा, या आपको लगता है इट्स पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट और ये होता रहेगा? नहीं सर, गाली गलौज का तो मैं दिस इज हाउ गाली गलौज जनरेशन एक्सप्रेसेस देमसेल्फ। गाली गलौज का तो मैं कंप्लीटली समर्थन नहीं करता हूँ। लाइक गाली गलौज तो नहीं होनी चाहिए, बट सटायर तो अलाउड है सर। ये लोग क्या करें ना, जो फनी पोस्टर्स बन रहे थे पीएम के ऊपर, वो सब उसके ऊपर भी हैरेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। क्यों हैरेस करना चाहिए? ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट एज ही क्लेम्स। वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु को बच्चों के जोक से क्यों डरना चाहिए? जोक से तो नहीं डरना चाहिए। और दूसरा, जेनजी का अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने ये कह रहा कि गाली गलौज का मैं समर्थन करता हूँ और वो होना भी नहीं चाहिए, बट जेनजी का अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है जहां पर ह्यूमर यूज करते हैं, सटायर यूज करते हैं, मीम्स यूज करते हैं, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप सोचिए, पुलिस आकर सर फोड़ रही है, पुलिस आकर लाठियां चला रही है, और बदले में बच्चे क्या कर रहे हैं? वो मीम्स बना रहे हैं। आई डोंट थिंक देयर कुड बी एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दिस। दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस कंट्री, जहां पर ब्रूटैलिटी का जवाब मीम से दिया जाएगा, जहां पर ब्रूटैलिटी का जवाब ह्यूमर और सटायर से दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और रातों रात 22 मिलियन फॉलोअर हुए, उसके बाद चर्चा ये हो रही थी कि ये लाइक करना है इसके लिए बड़े आसान है, लोग यहाँ पर उतर रहे हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि सड़क पर भी वही लोग मुझे उतर भी सकते यकीन हैं। नहीं था, बिल्कुल यकीन नहीं था। प्रोटेस्ट आपने कूल बना दिया, आपको लगता है? आज की भाषा में अगर बात करें तो टू गो टू द प्रोटेस्ट इज बीइंग कूल। प्रोटेस्ट इज, इट्स अ गुड थिंग फॉर अ प्रोटेस्ट टू बी कूल, इट्स अ गुड थिंग फॉर द डेमोक्रेसी। हमारे देश में एक टैबू बना दिया था प्रोटेस्ट को, आंदोलन जीवी नाम का वर्ड यूज किया गया था बाय द ऑनरेबल पीएम, और जो सीएनआरसी के वक्त कहा गया था, लाइक इट वाज वेरी शेमफुल कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं आप उनको उनके कपड़ों से पहचान सकते हो। क्यों? आप क्या कर रहे हो कपड़ों से पहचान कर? क्या मतलब, क्या कहा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो लोग एक सर्टन तरीके के कपड़े पहनते हैं वही प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो लोग एक सर्टन कपड़े पहनते हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो सभी को इक्वल राइट्स दिए। सो हु इज द प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड? दिलचस्प बात है, अभी आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया है इसके लिए। जब घोषणा हुई, आपके हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर थी। yes. एक तस्वीर लेकर आपको कंधे पर उठाया था लोगों ने, और आपके हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर थी। अन्ना आंदोलन के समय पे पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर हमेशा लगी रहती थी, लेकिन आपके हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन? इसके ऊपर तो मतलब एक चीज ये, आई कम फ्रॉम अ दलित फैमिली, सो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। माई डैड गॉट एजुकेटेड बिकॉज ही रिसीव्ड द फैसिलिटीज दैट वर प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो अगर पढ़ाई नहीं करते तो मैं एक अच्छी स्कूलिंग नहीं कर पाता, और फिर मैं कहाँ से यूएसए जाता? मैं गांव में होता, खेती करता, मेरे पापा खेती करते, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो। क्योंकि मेरे जितने भी फैमिली वाले, इमीडिएट फैमिली वाले, मेरे चाचा हो, मेरी बुआ हो, कोई लोग ये मिसकंसेप्शन ना रखे कि मैं यूएसए में जाकर आया हूं तो मैं बहुत ही बड़े खानदान से आता हूँ, ये वो सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे चाचा अभी भी छोटे से गांव में, छोटे से घर में रहते हैं, मेरी बुआ अभी भी खेतों में काम करती है। तो उन लोगों को तो एजुकेशन का वो पढ़ नहीं पाए, बिकॉज माय डैड, उनका था कि एजुकेशन का जिद, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उनको प्रिविलेजेस, उसकी वजह से वो पढ़ पाए। बट मेरी सारी फैमिली आज भी गांव में ही रहती है, खेती करती है, डेली वेज लेबरर्स। मेरे बहुत सारे इमीडिएट कजन्स, मेरे फर्स्ट कजन्स अभी भी सर कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर कम्युनिटी। लेकिन उस कम्युनिटी से हम बाहर क्यों आ पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो है कि, और दूसरा चीज, हमारे देश में ना क्या हुआ है सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को एक कम्युनिटी के स्पेसिफिक रखा गया है।
उनका नेता बना के उनका नेता बनाकर रख दिया है। वी डोंट रियलाइज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सबसे ज्यादा अपलिफ्टमेंट किसी का करा है वो विमेन का करा है। अगर विमेन नहीं होती तो क्या उनको जॉब के राइट्स होते? विमेन नहीं होती तो क्या उनको राइट टू इक्वालिटी होता? प्रॉपर्टी के राइट्स किसको दिए विमेन ने? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते थे, इस देश की औरतों को उनके अपने घर वाले प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं देते। इट वॉज डॉक्टर बाबा साहेब हु एंश्योर दिस कि औरतों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, चाइल्ड मैरिज बंद होना चाहिए, लड़कियों को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते ना तो आज भी हमारी देश की औरतें बेसिक राइट्स के लिए लड़ रही होती है। और बस विमेन नहीं सर, और उसी अधिकार के तहत प्रोटेस्ट का भी अधिकार उन्होंने दिया है। प्रोटेस्ट का भी अधिकार दिया है। और वही नहीं, डेली वेज लेबरर्स जो वर्किंग आवर्स है, मिनिमम वेज है, वर्कर के राइट्स किसने दिए आपको? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड जय भीम इज नॉट अ स्लोगन फॉर दलित्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज, इट इज अ स्लोगन फॉर एवरी पर्सन हु इज ऑप्रेस्ड इन दिस कंट्री। तो ये मिसकंसेप्शन हमें हटा देना चाहिए। एंड मेरे लिए तो बहुत ही मतलब एक प्राइड की बात थी कि जहां पर सारे लोग बिना किसी हेजिटेशन के जय भीम का नारा लगा रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर दिस कंट्री। ये नारा कितनी बार देखने मिलेगा हमें इस तरीके से प्रोटेस्ट में? जब मैं ग्राउंड पर जाऊंगा। कितनी बार जाएंगे, किस बात मुद्दे पर? हर बार, यही मेरा सवाल। हर बार जाऊंगा। और थैंक्स। क्या रोड मैप है क्या आपके पास? अभी बना रहे जैसे कि मैंने कहा 2 महीने हुए हैं और 2 महीने से 1 महीना तो जंतर मंतर पर ही चला गया है। तो अभी वही टीम के साथ हमारे डिस्कशन चल रहे, मीटिंग्स चल रहे। पहली जो हमें चीज करनी है वो ये करनी है कि जितना मैंने इन लोगों से बातचीत करी, जितने भी हमारे सपोर्टर्स है, जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आए थे, आई वाज ट्राइंग टू एंगेज विद देम ऑन अ डेली बेसिस। उससे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन ना इन लोगों की सुनता नहीं है, इन लोगों से डायलॉग नहीं करता। किसी भी पार्टी का मैं ये सारे लोगों के लिए नेता बनने के बाद कोई सुनता नहीं, बिकॉज इट बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि इन लोगों का सबसे बड़ा ग्रज जो है वो ये है कि हमारी सुनी नहीं जाती है, या इन लोगों को पता ही नहीं हम चाहते क्या है। ये अपने आप से एजेंडा डिसाइड कर लेते, अपने आप से इशू उठा लेते और अपने आप से ही सारी चीजें कर लेते। नोबडी आस्क अस। इनको ऐसा लगता है ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिया के पॉलिटिकल सिनारियो में। सो जो हमें पहले चीज करनी है वो ये करनी है, वी हैव टू रीच आउट टू ऑल दिस पीपल। हमें इन लोगों से समझना है व्हाट डू दे एक्चुअली नीड, व्हाट आर देयर होप्स, व्हाट आर देयर कंसर्न्स, व्हाट आर देयर नीड्स। नहीं, बट कोई तो 3 पॉइंट आपने बनाए होंगे कि इन मुद्दों पर अब मैं आगे बढ़ूं। अभी जो है एजुकेशन का ये पैन इंडिया है, सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, किसी की भी सरकार हो, किसी की भी किसी भी पार्टी की सरकार, किसी की भी सर, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी की भी हो, ये जो बीजेपी वाले ना जानबूझकर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे क्या, इनके खिलाफ मुद्दा उठाएंगे क्या। एजुकेशन इज वन इशू दैट अफेक्ट्स एवरी सिटी। तो एक हो गया एजुकेशन, यस, ठीक है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग कंसर्न। मतलब जंतर मंतर पर जो भीड़ थी आपने देखी होगी कि बस स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो 26-27 साल के ऊपर के थे, 35 के ब्रैकेट तक बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो अनएम्प्लॉयड लोग थे सर। और कहीं ना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही गया, लेकिन एक चीज है और एक मैंने नोटिस करी है थ्रू आउट दिस प्रोटेस्ट, लोगों का इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। फिर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जुडिशरी हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, या फिर इलेक्शन कमीशन हो, लोगों को ऐसा लग रहा है हम वोट किसी को भी दे दे, क्या फर्क है, क्या पॉइंट है उसका। जब वोट किसी को भी दे रहे वो जाकर कर बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर आ ही नहीं है। लोगों का ये बहुत बड़ा ग्रज है। अभिजीत दीप के नेता बन गया अभी? नहीं सर, मैं यही ठीक हूँ अभी, लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पर, जिसको कंधे पर उठाया जाता है वो नेता खिलाफ हूँ सर, मैं इसके खिलाफ हूँ। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ। और कल मैं इंस्टाग्राम, नेता बनने में बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, बात यह है कि लोग जो नेता मानते हैं, हीरो बना देते, बुराई उसमें। हमारे देश में ना एक फेटिश है, इमीडिएटली किसी को रातों रात हीरो बना दो, इमीडिएटली रातों रात किसी को लीडर बना दो और बोल दो कि यार यही है जो इस देश को सुधारेगा, यही है जो सब कुछ ठीक कर देगा। हम क्रिकेटर्स के साथ भी यही गलती करते हैं, हम बॉलीवुड वालों के साथ भी यही गलती करते हैं, हम पॉलिटिक्स के साथ भी यही गलती करते हैं। वो अलग बात है कि इसके सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिक्स में ज्यादा होते हैं। नहीं, बट मेरा सवाल पूछने का मतलब यह है कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला था तब वो तो कहते थे कि हम तो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं, अपॉलिटिकल है, हम तो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। आप पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो सारे यूथ को कहता हूँ बी पॉलिटिकल। करेक्ट। तो आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं सर, अभी कहा मतलब क्या बुरा है? अगर बुरा कुछ नहीं। हाँ, एक दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। आर यू अवर्स ऑफ मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी? ज्वाइनिंग, आई वोंट ज्वाइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। नो पॉलिटिकल पार्टी, नो, आई वोंट बी।
आर यू श्योर? अरविंद केजरीवाल भी एक जमाने में यही कहते थे कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ज्वाइन तो नहीं, खुद ही बना लिया। हाँ, तो ज्वाइन तो नहीं करूंगा सर मैं, बिकॉज ये लोग जो है, अगर इन लोगों को बाकी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद होती या कुछ होता तो ये लोग वहीं पर नहीं चले जाते। ये लोगों ने क्यों अपनी मूवमेंट बना ली? सो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी कोई तो ज्वाइन नहीं करूंगा। बाकी हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है एंड थैंक्स टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री जो कंसोलिडेट हो चुके हैं। तो अभी क्या होगा? ये एक प्रेशर ग्रुप बना रहेगा, प्रेशर ग्रुप रहेगा, और ये अगले चुनाव तक काम करेगा, अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग चीजों पर। किसी का प्रचार आप करेंगे, और बस चुनाव तक लिमिटेड नहीं रहेगा। नहीं, आप किसी का प्रचार करेंगे नहीं? नहीं, उसमें नहीं, किसी का प्रचार नहीं, आप मुद्दे उठाएंगे। वी आर हियर टू रेज द इशू एंड टू स्पीक फॉर द जेन ज़ी एंड फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। लेकिन आपके घर में तो अभी पॉलिटिकल नेताओं की भीड़ आना शुरू हो गया है, शिवसेना के नेता आ रहे हैं। आपने कल आरोप लगाया कि बीजेपी के किसी ने आपको वीडियो कॉल पे धमकी दी कि बीजेपी ज्वाइन करी। ये सब क्या है? क्या कांग्रेस ने आपको कहा कि हमारे साथ आइए? क्योंकि आपकी एक सहयोगी, मुझे ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। Nobody, any party has asked me to join them। जो भी मेरे घर पर आ रहे, they are just coming me to congratulate, कह रहे कि आपने काफी अच्छा काम करा है, आपने जो मुद्दा उठाया था काफी अच्छा था, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि जो स्टूडेंट्स है उनको फाइनली जस्टिस मिला है, और ये काफी जरूरी था इंडिया के लिए। सो वो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे। सर मैं उसमें मना कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, आखिर में मुझे एक पूछना है, क्योंकि उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अब आपसे बातचीत होगी, एक ड्राफ्ट उनको बनाना है कि एनटीए में क्या सुधार किया जाए। क्या वो बातचीत शुरू हो चुकी है कि अभी भी आपको इंतजार है सरकार की तरफ से? वो बातचीत मतलब थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है, बट हम ट्राई करें उनको पुश करने के लिए। वो बट यू विल एंगेज विद द गवर्नमेंट? वी विल एंगेज विद द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से संपर्क बनाए रखेंगे, बातचीत? बिकॉज वी हैव टू पुश फॉर द थिंग्स दैट वी डिमांडेड। अगर हम एंगेज नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे वो? और अगर नहीं मानेंगे तो रास्ते पर भी उतरेंगे। लेकिन रोज तो आप ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आज भी देखा कि आप प्रधानमंत्री के वीडियो के नीचे आपका कमेंट आया हुआ था उस पे, और ये सब। क्या कमेंट था मेरा, बताइए आप। मुझे याद है कि कमेंट था, क्या कमेंट था मुझे मालूम, लेकिन आप ट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं ट्रोल कहाँ कर रहा हूँ? ट्रोल नहीं कर रहे हैं? ट्रोल नहीं कर रहा था। उनकी स्किन, आप ट्रोल भी करेंगे, एंगेज भी करेंगे। नहीं, उनकी स्किन कितनी ब्राइट है, मैं ट्रोल कहाँ कर रहा था? इट्स अ फैक्ट, उनकी स्किन कितनी ज्यादा ब्राइट है। मतलब जब वो फॉरेन लीडर से मिलते हैं तो उनसे ज्यादा गोरे हमें मोदी जी लगते हैं। सो बस बुरा लगने में बुराई क्या है? मैं वही तो कह रहा था ना कि उनकी स्किन जो है वो इंडिया के फ्यूचर से भी ब्राइट है। बट डेमोक्रेसी में एंगेज करना जरूरी है, और आपको लगता है कि सरकार इसके आगे भी आपके साथ में बातचीत जारी रखेगी? ऑफ कोर्स सर, आपको लगता है? मैं आई एम अ बिग बिलीवर इन डेमोक्रेसी एंड इन नॉन वायलेंस। आई हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑफ अंबेडकर, महात्मा गांधी ऑन मी। पढ़ा है मैंने, और इसलिए वॉट एवर द वे फॉरवर्ड विल बी, इट विल बी ऑलवेज थ्रू अ डेमोक्रेटिक मीन एंड थ्रू अ पीसफुल मीन। अभिजीत दीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की इसके लिए। ये डायलॉग बना रहना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट के यहाँ पर मीडिया भी आपको कवर करने आएगी। उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब मीडिया आएगी तब उनको खदेड़ा नहीं जाएगा, उसको अलाउ किया जाएगा वहां पर चर्चा करने के लिए। उसको लेकर भी काफी, उसके ऊपर मुझे एक चीज बोलनी है सर। मैं तो बार बार अपील कर रहा था लोगों से कि मत लगाइए गोदी मीडिया के नारे, मत लगाइए नारे। कुछ जो लोग आ रहे रिपोर्टर करने, नारे लगाना लगाइए, लेकिन कवर तो कर रहे हैं। रिपोर्टर की कोई गलती नहीं, जो रिपोर्टर जमीन पर आ रहा है 45 डिग्री की धूप में आ रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। कुछ एंकर्स जो है, जो एसी स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुसलमान की नैरेटिव चलाते हो और कुछ नहीं चलाते हैं। आप कोई टॉनिक लेते हो क्या? आप आम कैसे खाते हो? आप थकते नहीं हो क्या? इन लोगों को ये समझना चाहिए सर, अगर आप जनता के मुद्दे नहीं उठाओगे, आप जनता को बस हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जनता को एलिमिनेट कर रहे हो। आप किसी एक पार्टी की आवाज नहीं हो ना। आप किसी एक पार्टी के लिए तो आपने मीडिया चैनल शुरू नहीं किया था। यू हैव टू डिसाइड वेदर आर यू अ स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी और आर यू द वॉइस ऑफ द पीपल। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया के जो एसी स्टूडियो में बैठने वाले एंकर है ना सर, उनके ऊपर भी है कि अभी तो जनता के मुद्दे उठाना शुरू कर दो, वरना लोग आपका ऐसे ही बॉयकॉट करेंगे और ऐसे ही आपको ये करेंगे। लाइक कहीं पर भी जाओगे गोदी मीडिया ही बोलेंगे आपको, अगर आप जनता के मुद्दों की बातें नहीं करेंगे। और मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ हेकलिंग का, मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जब से इस देश में सरकारें बनना शुरू हुआ है तब से दरबारी मीडिया, कभी गोदी मीडिया, ये बात तो चलती रही है। उम्मीद सिर्फ यह है कि अगली बार जब मीडिया आएगी आपके पास तो आप उनको एंटरटेन करेंगे। सर मैं तो पूरा मैंने तो मीडिया को पूरा एंगेज करा है, लेकिन पब्लिक का जो गुस्सा है वो इसी के ऊपर है कि यार आप लोग ना मतलब इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान मतलब आज भी मैं न्यूज चैनल लगा दूं ना मेरा घर का टीवी का, ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं दिखा दूंगा क्या चल रहा है। हिंदू मुसलमान चलेगा, कुछ धर्म का चलेगा, धर्म का दिखाइए आपको, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग धर्म अपने घर में रख लेंगे ना यार, अपने घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। घर में सबकी मूर्तियां, मेरे घर में भी मूर्ति है, वो हमारा धर्म है, वो हम अपने घर में रखेंगे। आप लोग आस्था चैनल पर चले जाओ, फिर सबको आपको धर्म की बात करनी, आस्था चैनल बनाया हुआ है, रामदेव जी का कोई चैनल था उस पर आप चले जाइए। आप लोग एक तरीके से खुद को नेशनल न्यूज मीडिया चैनल कहते हो, लेकिन आप वहां पर बात क्या करते हो? आप लोग बात धर्म
की करते हो, हिंदू मुसलमान की करते हो, उससे आप हट जाते हो। आपकी भी तो बात की है, आपके सर पेपर लीक की भी बात की मैं है। उस पर आऊंगा नहीं सर, बिकॉज पेपर आई हैव ह्यूज ग्रज सर। मैं उसको लाना नहीं चाहता था। अभी आप नेता बन चुके नहीं, हैं, ग्रज रखना छोड़ दीजिए। नहीं सर, मेरे में ग्रज है बिकॉज ग्रज 20 दिनों तक कोई आया नहीं सर कवर करने। क्यों नहीं आया? 45 डिग्री में हम बैठे हुए थे सारा। वी सैट देयर फॉर 36 डेज सर। स्टार्टिंग के 20 दिन तक हमें कोई कवरेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या हम इस देश के नहीं है? क्या हमारी बात इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्यों नहीं आए सर आप? इट्स अ वेरी बिग ग्रज। सोनम वांगचुक के अनशन को 17 दिन हो चुके थे। उसके बाद इस देश की मीडिया को कैसे एहसास हुआ, कैसे अवेकनिंग हुई कि अरे नहीं यार, जंतर मंतर पर जाना चाहिए। मीडिया तो एक लार्ज कम्युनिटी है, अलग अलग तरीके से आपका कवरेज वहां पर होता है। सर वो जो हुआ वो इंस्टाग्राम की वजह से हुआ। एंड इंस्टा पर भी तो मीडिया है। मीडिया तो सर मैं कह रहा हूं ना, मुझे उस चीज में मत लेकर जाइए। मेरे अंदर बहुत ग्रज है सर। एंड बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू लॉट सर, यू आर नॉट वन ऑफ दोस पीपल। यू आर नॉट वन ऑफ दोस पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा कॉन्वर्सेशन नहीं, आई रिस्पेक्ट यू लॉट सर। आप नहीं हो उनमें से, क्योंकि मैं आपकी न्यूज देखता हूं। आप नहीं हो उनमें से, बट कुछ लोग हैं। जंतर मंतर पर क्यों नहीं आई सर मीडिया? एक टिकर तक नहीं रन किया सर, एक टिकर तक। सोनम वांगचुक अपनी पूरी जान दांव पर लगा चुके थे। 18 दिन हो चुके थे उनके अनशन पर। हिज हेल्थ वॉज इन एब्सोल्युटली बैड शेप। कोई कवर करने को भी नहीं आ रहा था। और क्या करना चाहिए इस देश में अपनी बात रखने के लिए, मीडिया को कवर करने के लिए? मोदी जी एक ट्वीट कर देते, उसको आप चला देते हो कि देखो मोदी जी के एक फोन कॉल से वॉर रुक गई, जंग रुक गई। मोदी जी ने ये ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे दी बर्थडे के लिए। उसको आप 24 घंटे चला देते हो। यहाँ पर इस देश का स्टूडेंट्स 45 डिग्री की धूप में जंतर मंतर पर बैठा हुआ था, वो आप लोग दिखा नहीं रहे हो। मोदी जी अभी एक ट्वीट कर देंगे, अभी मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, आप लोग चला देंगे मोदी और ट्रंप का दोस्ताना, मोदी और ट्रंप का याराना। हम लोग क्या है फिर? हम लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? हमारे लिए तो सब इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इसीलिए तो आपके लिए है सर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए तो आज आपके घर पे बैठे हैं। Yes, आखिर में क्या ये एंटी बीजेपी फ्रंट बनेगा आपकी पार्टी, या ये सरकार किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे। आज का बीजेपी की सरकार है, इसलिए हम बीजेपी को टारगेट करेंगे। सरकार उनके, जो लोग सरकार में बैठेंगे हम उनको टारगेट करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के आंदोलन में एक बार फिर मुलाकात आपसे होगी। ऑफ कोर्स। कौन सा आंदोलन करेंगे उस पर हम भी नजर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आपने हमसे बात की इसके लिए, और ये बातचीत इसी तरीके से चलती रही, इसी उम्मीद के साथ। ऑफ कोर्स सर। फिलहाल तो हम विदा लेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।